बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लावे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानब कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक बिल पेश करने की तहरीक को मुअख्खर कर दिया गया है। BNP के रहनुमा अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया और कहा है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। 65,000 लोग मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन मैं इन सबसे माफ़ी मांगता हूँ। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, आज जो है एक जानिब आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, दूसरी जानिब अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। देखिए, अब इस असेंबली में तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बात यह है कि ये तो पार्लियामेंट जो है ये एक गैर फारसी पार्लियामेंट है और इसमें कोई कानून साजी या शोर का ये पहले दिन से आप देखें ना क्या अब तक इस वक्त हो रहा है, कोई इसमें कोई पब्लिक के लिए तो नहीं रखा इस पूरे ताम झाम के अंदर कुछ। दूसरी बात यह है कि अख्तर मेंगल साहब के असेंबली से जाने पे मुझे दुख हुआ, लेकिन ये कि इस असेंबली में करना क्या था उन्होंने, गालम गलोच के अलावा हो क्या रहा है असेंबली के अंदर। और अख्तर मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं ये 1997-98 में वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं और बलूचिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती इनके या इनके वालिद के ज़िक्र के बगैर। इनके वालिद सरदार अताउल्लाह खान मेंगल जो हैं बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। उनकी तीसरी बरसी जो है वो कल थी और अख्तर मेंगल साहब ने आज यही कहा कि मैं वहाँ से उनकी तस्वीर छोड़ के यहाँ पहुँचा हूँ और मैं इस्तीफ़ा जो है वो दे रहा हूँ। और ये 1972 में इनके वालिद जो हैं ये पहले, यानी जब 73 का आइन बनाया तो पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान इनके वालिद थे। अब देखिए, बलूचिस्तान के अंदर एक तो हालिया दिनों में दोबारा ये बहुत अशद ज़रूरत, मैं तो अब ये बात मुझे नहीं पता कि लेकिन मैं तो इस बात पे कायम हूँ और मैं तो इससे नहीं हटता इस बात से कि अरसर नौ तमाम मुल्क कैसे हमने आगे जाना है, इसको अरसर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कभी इसी बात को अचकज़ई साहब कहते हैं, कभी इसी बात को शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, कभी इसी बात को नवाज शरीफ कहते हैं, कभी इसी बात को आसिफ ज़रदारी कहते हैं, कभी इसी बात को जो है खान साहब कहते हैं। ये एक और जमात इस्लामी कहती है, सब जमातें और सारे लोग इस मुल्क के इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मुल्क को आगे जाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो इस वक्त है। आप उसको मतलब, और ये ख़त्म हो गया हुआ है, अभी ऐसे ही बस चल रहा है, ठीक है ना। इसमें पब्लिक के लिए, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो इशू, मैं आज ये एक तो मतलब ये इश्यूज़ ही नहीं है जो डिस्कस हो रहे हैं ना, ये इश्यूज़ ही नहीं है। उसके मुज़ाकरात, उसके मुज़ाकरात, खुदा का क्या बात हो रही है, और उसके तहत होंगे, उसके तहत नहीं होंगे। मैं आज ये देख रहा हूँ कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया है उसमें एक तो यह है कि कश्मीर का जिक्र है और सईद अली गिलानी साहब की बरसी भी थी, और दूसरा जो है वो इसराइल का जिक्र मुसलसल आ रहा है। यानी इसराइल के नहत्ते फ़लस्तीनियों पे, और ये मेरे लिए जो है ये बात काबिल, मतलब मैं इसको काफ़ी गौर से देख रहा हूँ कि इसराइल के नहत्ते फ़लस्तीनियों पे जो बर्बरियत है और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार
कश्मीरी अवाम। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब से ये इसराइल की जहरीय शुरू हुई है तो जो ISPR की तरफ से जो ISPR तो नहीं, फ़ौज का मुकम्मल फ़ौज की तरफ से आता है, नहीं तो पूरी फ़ौज के, तो उस अदारे की तरफ से जो है वो कश्मीर और इसराइल को एक तरह से देखा जा रहा है। फिर उसके बाद जो है वो ये है कि एक इसमें इम्पोर्टेंट बात, दहशतगर्द नेटवर्क की मिली भगत से चलने वाली गैर कानूनी सरगर्मियाँ। फिर उसके बाद जो है दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियास के ख़िलाफ़ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाइयों में हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों। अच्छा, लेकिन इसमें एक जो बात है वो इसमें बड़ी एक तो बलूचिस्तान के जो हालात हैं उनके ऊपर मजमूई तौर पे ज़िक्र हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा में, और जो शहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया है। लेकिन इसमें एक जो बात है वो ये है कि पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिशना की कोई गुंजाइश नहीं। फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद अदारे के इस्तेकाम के लिए लाजिम है, और कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तशना नहीं हो सकता। अच्छा, अब सवाल ये है, यहाँ से एक सवाल उठता है ना जी। अच्छा, ये तो अभी हालिया दिनों में जो गिरफ़्तार किया है ये जनरल फैज़ और बाकी भी उनके साथ जो लोग पकड़े हो रहे हैं, उनका एहतसाब और ये सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो बात यह है कि जो फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाब पे अमल दरामद अदारे के लिए के इस्तेकाम के लिए लाजिम है, और कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तशना नहीं हो सकता। तो ये जो जुमला है कि फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाब पे अमल दरामद अदारे के इस्तेकाम के लिए लाजिम है, तो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए क्या लाजिम है फिर? पाकिस्तान, उसका एक अदारा फ़ौज कह रही है कि हमारे अपने अदारे के इस्तेकाम के लिए, जहाँ और बहुत सी ज़ाहिर है कि फ़ौज के लिए ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस और फ़ौज है उसका और बहुत सी ज़रूरियात हैं, तो वहाँ एक कड़ा एहतसाब भी ज़रूरी है, और वो इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। मतलब लोग जो हैं फ़ौज के अंदर जो करप्ट अनासर हैं उनको पकड़ा जाए, और ये पकड़ रही है फ़ौज। ये अलामी में ये पहली दफ़ा बात आई है, क्योंकि हालिया दिनों में बड़े लेवल पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं, करप्शन के ऊपर हुई हैं। तो सवाल ये है कि मुल्क के इस्तेकाम के लिए क्या ज़रूरी है? इस बात का जवाब जो है वो हमारे, वैसे मैं ये सिविलियन और फ़ौजी तकसीम का मतलब ये सब पाकिस्तानी है और ये एक अजीब सी बात लगती है, लेकिन बहरहाल जब हम कहते हैं अदलिया, या जब हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, या हम कहते हैं फ़ौज, तो बहरहाल एक तरह से, या कारोबारी शख्सियत, तो एक तरह से हम वो एक सब डिवीज़न सी हो जाती है। तो सब डिवीज़न में अगर फ़ौज के इस्तेकाम के लिए एहतसाब ज़रूरी है, तो मुल्क के एहतसाब के लिए क्या एहतसाब ज़रूरी नहीं है, और उतना ही कड़ा और उतना ही सख्त? ये एक सवाल है। मैं देखें, मेरे को कुछ 95,000 दफ़ा ये मैं जुमला फिर 95,788वीं दफ़ा ये जुमला दोहरा रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, सोशल अनरेस्ट, ये सब जुड़ा हुआ है, और दहशतगर्दी एहतसाब से जुड़ा हुआ। और ये आप एहतसाब करें, आप देखें दहशतगर्दी का नेटवर्क टूटेगा। आप स्मगलर्स को पकड़ें, ये जो है दहशतगर्द, ये कोई नजरियाती हैं? ये कोई, यानी ये जो धमाके करते हैं, तो ये क्या कोई कौम के जो है, क्या कहना चाहिए कि वो हकूक की पासवानी के लिए कोई लड़ा? खुदा का वास्ता, इनका क्या, वो चक्के हैं, उस स्मगलर्स हैं, माफिया है, कोई असला बेच रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई उधर से, ये इनको पकड़ के, तो इनको तो यानी देखें ना वो, लेकिन सपोर्ट कहां से मिलती है? सपोर्ट उन लोगों से मिलती है जो इनके ऊपर बैठे होते हैं। ऊपर बैठे वो तो अनटचेबल्स हैं, तो आप उनको पकड़े, आप देखें दहशतगर्दी कैसे खत्म होती है, और मुल्क की मईशत कैसे, लोगों का
देखें मैं कोई वो कैपिटल पनिशमेंट की तरफ नहीं जा रहा, जी लेकिन मैंने खुद अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, यानी अपनी ज़माने स्कूलियत कहा जाए जिसको, तालिब इल्मी तो बहुत लंबा हो जाएगा, स्कूल का दौर मैंने सऊदी अरेबिया में तालीम हासिल की, रियाद। मेरे वालिद अल्लाह उनके मग़फ़िरत फरमाए, 2 मिनट में लिखे फिर भागे। तो वहाँ पे रियाद में जो है वो, ये मैं उस वक्त स्कूल में वहाँ जाता था, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद, तो वो नासरिया में अभी भी है मेरा ख्याल है। तो वहाँ पर ये था कि जनाब चोरों के हाथ काट देते थे, और वो बथा एक इलाका है, उसके करीब एक मस्जिद, बड़ी मस्जिद के बाहर वो नमाज जुमा के बाद तो वो चोर जो थे होते थे जिनको पनिशमेंट से उनके हाथ काटते थे, सर भी कलम होते। उसका नतीजा ये है कि मैंने खुद अपनी आंखों से बचपन में वहाँ देखा है कि जब अजान होती थी तो दुकानें, सोने की दुकानें, यानी जो उनका जो उनकी गोल्ड शॉप्स खुली होती थी, और उसके ऊपर वो कहते हैं ना चादर से डाल के और कुछ देर के लिए वो उसको बंद कर लेते थे, और फिर उसके बाद जो है वो दुकानें खुली होती थी। मजाल है जो कोई आदमी दुकान के अंदर सोने की दुकानें, ज्वेलरी शॉप्स खुली होती, लोग खुली छोड़ के नमाज पढ़ने चले जाते थे दुकानदार। तो बात यह है कि उनको खौफ होता था ना लोगों को, यार 1 मिनट कहीं चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जहां पर आज मुझे सुबह जो है बड़ी एक और खबर अच्छी आई जो मैंने देखी, और वो ANF की तरफ से थी, और उनकी तरफ से था कि जी उन्होंने ये तालीमी इदारों में कुछ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। अब देखें कि दरमियान में ना, अगर इसको ना रोकें, हम तो गुजारिश कर सकते हैं, उन्होंने तालीमी इदारों में कार्रवाई शुरू की है कि ये मुनशियात जो हैं स्कूलों के और कॉलेजों के बच्चों तक, इनको रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की हैं। तो ये देखें, ये इसको कंप्लीट करें। ये जो है ना ANF से गुजारिश है, इसको ज़ीरो टॉलरेंस पे लेके जाएं। उसके पीछे जो लोग हैं उनको जो भी हैं, जो स्कूलों कॉलेजों में आइस और ये और वो धंधा कर रहे हैं, इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। ये पूरी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। और एहतसाब जो है अब देखना ये है कि ये अगर फ़ौज अपने अंदर कर रही है एहतसाब, तो बाकी इदारे, बाकी मुल्क, अच्छा फ़ौज के इस्तेकाम के लिए एहतसाब ज़रूरी है, जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुल्क के इस्तेकाम के लिए क्या ज़रूरी है? क्या हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए? और क्या हमें, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है ना, पहले जिसने नैब को पकड़ा उस ऑफिसर वही उसके साथ कारोबार कर रहा है। बाद में तो आंखों बेशुमार मिसालें हैं। बहरहाल, अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बड़ा एक तारीखी दिन है जो मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ ना। जंगें, ब्लॉक्स बन रहे हैं, शिकस्तें हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, सिस्टम्स गिर रहे हैं, बन रहे हैं। पाकिस्तान दरमियान में जो है वो एक ऐसी जगह पे है कि ये देखें, मैं ये दहशतगर्दी हो रही, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि ये सारा जो है ना, ये उस अजाब से बहुत बेहतर है जहाँ ये कहा जाता था कि पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान जो है ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, लोगों ने तोड़ ताड़ के और पता नहीं क्या, पाकिस्तान रहेगा नहीं जनाब, यहाँ से लोग होंगे नहीं, कंबोडिया बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के, ठीक है, लेकिन मुझे दुनिया को एक मुल्क ऐसा बता दें जिसके हालात बहुत अच्छे हैं, जहाँ वो डॉलर आसमानों से गिर रहे हैं और नौकरियाँ बट रही हैं, और वो ये जो है ना, ये सारा मैनमेड क्राइसिस है, और इसको यहाँ पे बराह करम ठीक किया जाए। ठीक है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुल्क के, ये मैनमेड, ये क्या है कि मतलब उसको 2 सीटें नहीं मिलेंगी, 2 सीटें इधर चली जाओ, भाई इससे मुल्क में मेरे विषय पे क्या असर पड़ेगा? जो 2 खसूसी नशिस्तें उधर चली जाएं, उधर चली जाएं, हमारे लोगों की सेहत पे क्या असर पड़ेगा इससे, मुझे बताएं। तो बात ये सारी कि ये देखते हैं कि आगे अल्लाह ताला खैर करेगा। तो ये जो मैं बात पहले कह रहा हूँ ना, मैं उस पर आता हूँ दोबारा कि क्या वाक़यात हैं। देखें, 2 चीज़ें, पहली तो ये है कि बड़े मुजाहरे हुए जो
नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हुए तल अवीव में, हज़ारों लाखों लोग, उनकी लेबर यूनियन जिसका मैंने जिक्र कल किया, वो जनाब सड़कों पे निकले, उन्होंने मुजाहरे किए, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो इंटरनेशनल लेबर डे पे उन्होंने जो है वो उनसे पूछा गया कि ये जो भी जंगबंदी नहीं हुई, सीज़फायर नहीं हुई, ये प्रेसिडेंट बाइडेन को वैसे ही इससे पहले इलेक्शंस के होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल संजीदगी से बात कर रहा हूं, इनको अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये इनकी बात अगर नेतन्याहू नहीं सुन रहा, और अगर कोई नेतन्याहू इनकी बात नहीं सुन रहा और ये दुनिया को मैसेज ये भेज रहे हैं, तो फिर नेतन्याहू को सदर बनाते हैं अमेरिका का। अब इनसे कल पूछा कि भाई ये इसकी राह में रुकावट कौन है, इन्होंने कहा नेतन्याहू, इन्होंने नाम लिया कि नेतन्याहू रुकावट है। लेकिन मसला ये है कि ये पिछले 10.5 महीने जो कत्लेआम हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? 41,000 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं लोग, और अब वो मगरबी किनारे में दंदनाता फिर रहा है। बात यह है कि इसी दौरान जो है जैक सलिवन वापस आए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, चाइना से। और चाइना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है वो स्ट्रेटेजिक चैनल एक खुल गया है चाइना और अमेरिका के दरमियान, जो कि रहना चाहिए ताकि बड़ी जो कुव्वतें हैं जो तेज़ी के साथ जो है वो आज ये देखें वो ख़त्म हुआ है चाइना अफ्रीका फोरम, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और मतलब बहुत जगहों पे बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। तो एक्सीडेंटल कोई वॉर ना छिड़ जाए, तो इसलिए अच्छा है कि एक स्ट्रेटेजिक चैनल जो है वो खुल गया है, दोनों मुल्कों के द्वारा खुला रहना चाहिए। अच्छा, ये जो है ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है कि वो जो जैक सलिवन वापस आए तो वहाँ मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है, वहाँ पे शी जिनपिंग मिले हैं, वहाँ पे जो वाइस चेयरमैन हैं सेंट्रल मिलिट्री कमांड के, उन्होंने ताइवान का जिक्र किया, लेकिन मिडिल ईस्ट भी डिस्कस हुआ है। अब वापस आते ही जैक सलिवन ने पहला काम ये किया है कि जो यरगमाली हैं जो हमास के पास हैं, उनके अहले खाना से बात करते हुए कहा है कि अगले चंद दिनों में अमेरिका एक हतमी फाइनल एग्रीमेंट पेश कर रहा है, जिसको इसराइल के पास इस बात का, और ये चाइना से भी बात करके हैं, मैंने कहा ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रेसिडेंट बाइडेन पूरी टीम घर चली जाए अगर इनसे नेतन्याहू नहीं काबू आ रहा। इन्होंने फिर कहा है कि फाइनल ड्राफ्ट को एक हतमी शक्ल दी जा रही है, और जो मोसाद के सरबराह हैं वो फिर कहीं कतर में घूमते नजर आ रहे हैं, और डेविड बार्नियर, और वो फिर जनाब इस हफ्ते उन्होंने कमिट किया है कि हम एक फाइनल ड्राफ्ट पेश करने जा रहे हैं। अब कितने फाइनल ड्राफ्ट पेश होंगे खुदा जानता है भाई। किसी पे जनरल असेंबली तैयार हो जाती है, किसी पे रशिया, चाइना, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होती है, अमेरिका वीटो कर देता, आखिर में अमेरिका ने पेश कर दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यानी अब मसला ये है कि या तो इसको पूरे इस खित्ते को देखें, दो फिर टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को हिट किया है हुतीज़ ने, बहुत रिस्ट्रेन, यानी बहुत मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं तुर्की के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, कतर के लिए, जो है वो मिस्र के लिए, बाकी मुल्कों के लिए, इवन यूरोप के लिए, कि ये, और पाकिस्तान उस ब्लॉक का हिस्सा है कि भाई ये यहाँ पर देखें ना, ये आपके सर के ऊपर ये मौजूद है, ये बहरा अरब के साथ ही तो बहरा अहमर है, कितनी दूर आपकी जंग हो रही है, ये कितनी दूर इस्माइल हानिया पे अटैक हुआ है, ये आपके बॉर्डर्स के उस तरफ है सारा। अब इशू ये है कि वो जो है वो फिर इस हफ्ते पेश हो रहा है एक फाइनल प्लान, और वो जो फाइनल प्लान है वो पेश हो रहा है, और वो पेश हो रहा है जनाब मोसाद के सरबराह ने मुलाकात की है कतर में। कतर के जो, उनका बड़ा रोल है वैसे, जो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी, उनसे मुलाकात हुई है, और ये जो है ये फिर दोबारा इस हफ्ते आ रहा है। अब इसको ये मेरा ख्याल अब काफ़ी हो गया। इसके बाद ये चूँकि बात करके गए थे ना यहाँ से सारे, और जैक सलिवन बात चाइना में करके आए हैं,
ये मैं फोर्थ लाइन कोट कर रहा हूँ, यूएस लेट्स होस्टेज डील मीडिएटर्स ड्राफ्ट फाइनल टेक इट और लीव इट ऑफर टू प्रेजेंटेड लेटर दिस वीक। इस हफ्ते फिर पेश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो पेश होने जा रहा है इस हफ्ते, तो ये जो है इसके ऊपर भी अगर, और जैक सलिवन ने ये बात की है, ये बात जैक सलिवन ने की है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनकी बात चाइना सुन रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैक सलिवन ने बात की है। वो जैक सलिवन जो शुरू में एक हॉकिश जिनका रवैया था। 350 में से 50 लाइसेंस बरतानिया ने कैंसिल कर दिए हैं। असलहा देने के जो लाइसेंसेस थे इसराइल को, वो कैंसिल कर दिए। डेविड लेमी जो उनके वजीर जो सेक्रेटरी खारजा हैं, और वैसे तो बरतानिया सिर्फ 1% असला देता है इसराइल की, जो ज़्यादा उनके वेपन्स हैं वो तो अमेरिका और बाकी मुल्कों से आते हैं, लेकिन ये कि 1% में से भी अगर वो 50 काटे हैं। छठे वज़ीर आज़म हैं ये लेबर पार्टी के, छठी ये वज़ीर आज़म हैं जिनके दौर में ये ऐलान हुआ है। ठीक है, डेविड हीथ इससे पहले थे, वो जो 73 की 1973 उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, अरबों पे भी लगा दी थी और इसराइल पे भी लगा दी थी असले की। उसके बाद जो है फिर मार्गरेट थैचर के दौर में पाबंदी लगी, जब ये लेबनान इन्वेजन इसराइल ने की थी 1981 में, मार्गरेट थैचर थी उस वक्त। फिर उसके बाद जो है ये टोनी ब्लेयर ने लगाई, जब उनके दौर में एक अटैक हुआ था, उसमें 1400 फ़लस्तीनी उसमें शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद जो है गॉर्डन ब्राउन के दौर में ये पाबंदी लगी। उसके बाद जो है ये डेविड कैमरॉन के दौर में 2014 में जब ये गज़ा और में हुआ है दोबारा, जब जंग छिड़ी है, तो उस वक्त पाबंदी लगी। तो ये छठी दफ़ा बरतानिया ने एक अलामती पाबंदी है, क्योंकि 1% वेपन्स सिर्फ यूके से आते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत है। इम्पैक्ट इसलिए है कि एक अहम नेटो अलाई ने जो है वो, एक नेटो अलाई ब्रिक्स मेंबर बन रहा है। नेटो अलाई क्या, नेटो मेंबर टर्की, वो ब्रिक्स मेंबर बन रहा है, दूसरे ने पाबंदी लगा दी, और उन्होंने ये कई मुल्क फ़लस्तीन को मान चुके हैं। तो अब एक प्रेशर है जो बिल्ड हो रहा है, और उसके नतीजे में ये जैक सलिवन चूँकि चाइना से बात करके आए हैं, चाइना, और मैंने आपसे कहा था ना ये रशिया के जो इसराइल का मिलिट्री सेक्रेटरी को उन्होंने समन किया हुआ था रशिया में, तो ये जो है ये अब उम्मीद है कि किसी तरफ ये, और ये स्ट्रेटेजिक डिफीट है। ये वो है जिसके बारे में लॉयड ऑस्टिन सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा था, स्ट्रेटेजिक डिफीट। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक डिफीट जो है ना, ये 2 जगह पे होने जा रही है, और 2 जगहों पे स्ट्रेटेजिक डिफीट हो रही है। एक तो इसराइल को यहाँ पे हो रही है मशरिक़ वस्ता में, और दूसरी जो है वो हो रही है यूक्रेन को यूरोप के अंदर। अच्छा, स्ट्रेटेजिक डिफीट ये है कि इसको, मतलब अब मुझे नहीं पता कि मिलिट्री में इसको किस तरह से, स्ट्रेटेजिक डिफीट तो एक मिलिट्री की टर्म है, लेकिन गालिबन जो हमें समझ में आता है वो यही है कि भी एक होती है टैक्टिकल डिफीट, कि आपने छोटा सा कोई मामला हुआ, ये टैक्टिकल विक्ट्री, आपने थोड़ी सी कोई कामयाबी हासिल कर ली, आपने बंदे मार दिए, किसी जगह फतह कर लिया। जैसे कि ये ज़ेलेंस्की ने ये कर्स में घुसा, तो कर्स में घुसने के बाद जो है उसने कहा कि जीत गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि टैक्टिकल विक्ट्री हो और उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिफीट हो जाए। स्ट्रेटेजिक डिफीट ये कि लॉन्ग टर्म डिफीट हो जाए आपको, यानी किसी को थप्पड़ मारा और नाच रहे, खुशी से नाचते तो छठी मंजिल से गिर गए पीछे। ये है टैक्टिकल विक्ट्री और स्ट्रेटेजिक डिफीट, रोड पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग चीज है ना, मतलब एक छोटी सी कामयाबी हासिल की, उसको ऐसा उछले के वो जनाब वो जो टर्म यूज़ की थी ना लॉयड ऑस्टिन ने, कुछ यानी ज़ाहिर फौज का पूरा तजर्बा, फिर इराक, फिर बाइडन का साथ देना पड़ा उनको, लेकिन ये जुमला उनका है। सबसे पहले कहा था कि इसराइल को स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, आप लोग मार दें 20,000, 40,000, 50,000, ये वो सारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली आपको डिफीट होगी। ये टैक्टिकल विक्ट्रीज हैं, चाहे जितने 100 या 1000 या जो मर्जी लोग आप शहीद करें। अच्छा, फिर एक तो है ना टैक्टिकल डिफीट छोटी सी हो गई, ये स्ट्रेटेजिक डिफीट है। दरमियान में जो वो आ जाती है वो ऑपरेशनल डिफीट, कि एक जगह जंग हुई और वो
हार गया जीत गया कोई भी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफीट जो है वो, तो एक होती है मेरे ख्याल से टेक्टिकल डिफीट, एक होती है ऑपरेशनल डिफीट, एक होती है स्ट्रेटेजिक डिफीट गालिबन, एक होती है कंप्लीट डिफीट बिल्कुल टोटल। तो स्ट्रेटेजिक डिफीट अभी इस तरह से देखें ना कि ये नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट, क्या बात है नेपोलियन की, फ्रांस, नेपोलियन के बगैर तो स्ट्रेटेजी कोई पढ़ ही नहीं सकता। अब नेपोलियन जो है वो 1812 में वो घुस गया, वो पूरी दुनिया में लड़ रहा है इधर उधर, कभी इजिप्ट उतर गया, कभी वहाँ से वो टीपू सुल्तान को मदद के लिए जाना है, कभी कुछ करना है, वो पूरी करते 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 जनाब वो वही रशिया पे चढ़ाई कर दी, और फिर वही जनरल फ्रॉस्ट या जनरल विंटर 1812। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक हुई ना कि अंदर दाखिल हो गए, मैं मॉस्को पहुंच गया था, मॉस्को, स्ट्रेटेजिक डिफीट। अब स्ट्रेटेजिक डिफीट का नतीजा क्या निकला कि अगले साल यानी 1812 में उसकी फौज कट गई यूरोप के अंदर, वो इत्तेहाद बाकी जो मुल्क थे उन्होंने कहा अरे ये तो नेपोलियन हार गया है। वो 6 मुल्कों की का एक अलायंस बना, वो 1813-14 में वो फिर 6 कोलिजन ने मिलके इसको नेपोलियन को शिकस्त दी, और इसको पकड़ के वहाँ पे एल्बा जजीरे पे बहरे रोम में इसको कैद कर दिया। नेपोलियन के जो आखिरी दिन है ना, नेपोलियन के आखिरी दिन बड़े अजीब हैं। नेपोलियन वहाँ से फरार हो गया, वहाँ से नेपोलियन उस जजीरे से फरार होकर वापस फ्रांस पहुँच गया, और फ्रांस पहुँचने के बाद इसने कोई इसके जो दोस्त अहबाब थे नॉर्थ फ्रांस में पहुँचा, यहाँ लैंड हो गया, फिर इसने कहते हैं 100 डेज रूल, इसने ऐलान कर दिया कि मैं 100 दिन तक, ये फरार हो गया था। इसको यूरोप के, क्योंकि मैं डिफीट कैसे दोबारा पहुँचूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर वो फाइनल इसको डिफीट हुई जिसको वाटरलू, और उसके बाद इसको वहाँ ले गए अटलांटिक में सेंट हेलिना जजीरे में इसको कैद किया, वहाँ पे फिर इसको स्टमक कैंसर हुआ, वहाँ इसकी डेथ हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट की जो लास्ट डेज हैं वो बस वो जो जनरल फ्रॉस्ट और विंटर के चक्कर में आके, अब ये जनाब एक यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ये मामला, इसको देखें हर हाल में सीज फायर करना है, हर हाल में। इजिप्ट, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल कहा कि इजिप्ट और कतर और बाकी अरब अलाइज और बाकी रीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए। हम इसको बिल्कुल एक्सकलेट करके पूरे खत्ते को वोल्केनो नहीं बनाना चाह रहे। उधर जनाब क्या हुआ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज ऐसा रोना धोना शुरू किया, मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अखबार इनके याद आ गए। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो हेडिंग लगाई है, जो स्टोरी छापी है, रिपोर्ट छापी है, वो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 की, द लास्ट 14 स्लाइड, द लास्ट डेज ऑफ Pokrovsky. Oh. Ukrainians dig trenches and say goodbye to their city as Russian close in. ये 14 स्लाइड देखें, ऐसी एक दर्दनाक उन्होंने रिपोर्ट छापी है। आखिरी दिन है ये पोक्रोव्स्की। वो भाईजान किसने कहा था उसको कि वो जाके वहाँ पर टक्कर मारे, जाके कर्स में घुसे, वो किसने कहा था? वो अच्छा देखें ना, वो भाई उसको आपने $96 बिलियन 96 बिलियन डॉलर्स अभी यूक्रेन को और इसराइल को दिए पिछले 6 महीनों में, नेतन्याहू को, और दोनों इधर पता नहीं कितना पैसा बर्बाद हो। यानी आप देखें तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है। अमेरिका में आप यकीन करें, लोगों के ये ट्रंप क्यों जीत रहा है, ट्रंप आगे क्यों मकबूल हो रहा है ट्रंप? इसलिए कि पैसा आपने वॉर्स पे झोंक दिया पूरी दुनिया में, वॉर मशीनरी पे, इसीलिए ट्रंप की पॉपुलैरिटी का ये रीजन है। अब जनाब ये इन्होंने एक दर्द भरी कहानी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, लास्ट डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के बने तो, अच्छा जी, उसके बाद जो है वो सैकड़ों की तादाद में अखबार देखने वाले हैं आज के। फोर्ब्स 15 स्लाइड, hundreds of 15 slide, hundreds of Ukrainian troops are about to get surrendered south of Pokrovsk। हथियार डालने के लिए लाइनें लग रही हैं, ठीक है, ये घेरे जा चुके हैं और ये सराउंडेड हो चुके हैं और सरेंडर के लिए लाइनें बन रही हैं। और लिमोंदे जो है ये 16 स्लाइड, फ्रांस से खबर दे, रशियंस अप्रोच डोंबास टाउन और पोक्रोव्स्की ट्रांसफॉर्म इनटू मिलिट्री कैंप। आखिरी लड़ाई है, रशिया कह रहा है कि रशियन और यूक्रेनियंस भी ये कह रहे हैं कि उनके एक फिर ड्रोन्स के अटैक्स हो रहे हैं खार्किव पे, कीव पे, बाकी जगहों पे, लेकिन बस वो छोड़ दिया उधर, वो F-16 के तैयार। देखें ईस्ट जर्मनी में जीत गई हैं ना पार्टीज बॉर्डर पे, जो राइट विंग पार्टीज हैं, एंटी इमिग्रेंट, ठीक है,
अच्छा, ये जो है ये वो पार्टीज जीती हैं, और फ्रांस में पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है वो हमें पता है। जो यूरोप के अंदर एक मतलब वो एंटाई नेटो कॉम प्रस्त, बिल्कुल यहाँ बाहर से जंगें रोको, ये वो सा। अब बस इशू ये है सारा कि ये किसने मशवरा दिया था कि आप इस वक्त ये एनालिसिस करें कि ये तो 15 दिन का खेल है। एक तो इससे ये हुआ कि रशिया और चाइना आपस में करीब तर हो गए। दुनिया में तीसरा ब्लॉक निकल के आ गया जो कह रहा है कि नहीं हम तो ऑयल लेंगे रशिया से, पाकिस्तान भी जिसका हिस्सा है, अगर हम तो लेंगे ऑयल, हम तो ऑयल बंद नहीं करेंगे, हम तो ऑयल लेंगे। तो बात ये है कि ये अब किस तरफ, अब मुझे नहीं पता कि ताइवान में आने वाले दिनों के उधर टेंस है माहौल, उधर फिलिपीन जो है, उधर फिलिपीन लेकिन फिलिपीन को भी इस मजीद तो कोई दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अब देखिए अच्छा वो कस में घुसा क्यों, मैं सिर्फ एक जुमले पे क्लोज करता हूँ। जंगबंदी का मुआहदा होने जा रहा था, यानी मुआहदे की मुज़ाकरात होने जा रहे थे कतर में, यूक्रेन और रशिया के। उसने कहा कि एक मिनट ठहरो, मैं जरा कर्ज पे कब्जा कर लूं ताकि मैं जरा मुज़ाकरात में एक मेज ऊंची उस पर बैठ के फिर जरा नीचे बैठ के देखे रशियन से बात प्यूटिन से बात करूं। प्यूटिन मंगोलिया पहुंचे हुए हैं। तो वो ये हुआ कि वो अब ये भी निकल गए, यानी यहाँ पहले तो चले यहाँ थे ना, आमने सामने बैठ के कोई बात कर लेते। अब प्यूटिन इधर है या ये इधर है या ये इधर गिर गए हैं क्या, वो इन्होंने कहा कि मैं जरा पोजीशनिंग अपनी बेहतर कर दूं, मैं कर्ज को लेके आ जाता हूँ ना, फिर फौज अंदर घुसाता हूँ। अब वो फौज ना पीछे जा सकती है, पीछे वो जाएगी बचाने के लिए उसको दोनबास के इलाके को, तो वो रास्ते में कट मरेगी, और इतनी है भी नहीं कि वो उनको बचाने पीछे जाए, क्योंकि वहां जो फौज थी वो शिकस्त खा रही है। ये जो है ना, ये मैं फिर लॉयड ऑस्टिन का जो लफ्ज़ है ना, वो स्ट्रेटेजिक डिफीट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ये उनका एनालिसिस था कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी इसराइल को, लेकिन उन्होंने पता नहीं यूक्रेन पे क्या उनकी पॉलिसी रही, जो 96 अरब डॉलर का बिल साइन किया उन्होंने दोनों मुल्कों को देने के लिए। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ताजरों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि टैक्स खत्म करें, लेकिन आज वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि ताजरों पर टैक्स वापस नहीं लेंगे, जबकि सोसाइटी के हर शोबे को टैक्स देना होगा। देखिए, इसके दो पहलू हैं ना। पहली बात तो ये है कि टैक्स में तो सबको आना चाहिए और आना होगा। टैक्स दिए बगैर तो मुल्क नहीं चलते, कोई भी मुल्क नहीं चलता। तो टैक्स नेट पे तो आना पड़ेगा सबको। जो सवाल है वो ये है कि क्या जो टैक्स है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो टैक्स है वो सैलरी क्लास से लिया जा रहा है, और उसमें जो ताजिर साहिबान हैं वो ज़रा मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए। देखिए, टैक्स नेट में तो आना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि देखें एक कोई शख्स मामूली सा कोई काम कर रहा है, सब्ज़ी फरोश है, तो उसका कुछ तिजारत किसी और अंदाज में हो रही है। लेकिन अगर कोई अरबों रुपए का कारोबार किसी का चल रहा है, कोई छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे जो उन पे भी आप देखें ना, होल सेलर, ये तो अब ये है कि उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको भी अपने पॉइंट से, सबका मुल्क है। तो ये है कि टैक्स नेट में, लेकिन अवाम का चूँकि एतबार टैक्स के ऊपर, वो एक साथ ही देखते हैं कि भाई एक मिनट, ये जो टैक्स है हम दे रहे हैं तालीम के लिए, लेकिन हम तो स्कूलों में नहीं जा रहे, बच्चे हमारे तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, हस्पताल सरकारी हैं। तो मतलब है कि जो सहूलियात आपने देखा बारिश के बाद जो हाल हुआ है, इशू ये है कि सड़कें और गलियां और मोहल्ले, एक किसी सूबे की बात ही नहीं हो रही। ये तरक्याती बजट कहाँ गया है पिछले 20, 30, 40, 50, जब से भी आप इतने सालों का कोई नज़र आना चाहिए ना। तो बात यह है कि ये तो मेरा ख्याल है कि वही मैं जुमले पे जाऊंगा कि मुल्क का इस्तेकाम के लिए जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से ही मैं निकाल के उस जुमले को जो है वो पूरे मुल्क पे, कि मुल्क के इस्तेकाम के लिए भी तो फिर एहतसाब चाहिए, ठीक है। और एहतसाब होगा, लोग एक दफ़ा लोगों को डर खौफ होगा ना, तो वो फिर करेंगे भी नहीं चोरी चकारी, सारा काम, बिजली की चोरी भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, वो भी। लेकिन ये है कि ये ना उनको नज़र आए ना कि मकड़ी के जाले में से छोटा फंस गया और मगरमच्छ निकल गए साइड से। दूसरी जो बात है, मैंने कहा ना, ये बड़े इवेंट्स जो हो रहे हैं इस वक्त, जिसमें आप देखें कि हतमी तौर पे इसमें से क्या निकलता है कि ये अगर जंगबंदी होती है, अल्लाह करे हो, क्योंकि देखें ना बाइडन को फिर बहुत ही
नेतन्याहू ने मेरी बात नहीं सुनी। भाई ये चाइना से आपकी लड़ाई थोड़ी हो रही है, कोई जंग चाइना से हो गई, खुदा न खास्ता हॉट वॉर में चले गए हैं आप। ये अच्छा कोल्ड वॉर तो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। मैं तो उसको वही वाली बात है कि सर जंग ख़त्म हो गई थी, पता नहीं ख़त्म हुई थी कि नहीं हुई थी, उसी में से तो अंडे बच्चे निकल के आ गए हैं। ये जो यूक्रेन दोबारा खड़ा है, और नेटो का क्या फ्यूचर होगा अब, अगर वहाँ पे अगर ये यहाँ पे डोनबास चला जाता है। अच्छा अमेरिका ने बिल्कुल पीछे, ना उसने हाँ की ना की कि हम इसको इनकरेज कर रहे हैं, मतलब इसको बल्कि उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन ने रेड लाइंस क्रॉस की हैं। वो शायद अमेरिका भी चाह रहा था कि इस वक्त टॉक शुरू हो कतर में। कतर तो ऐसे ही देखिए ना, यूएई ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। ये मुल्क आप देखें, यूएई ने जो प्रिजनर्स एक्सचेंज हुए हैं बिटवीन रशिया और यूक्रेन इन हालात में, यानी जंग भी चल रही है और वो एक तरफ वो प्रिजनर एक्सचेंज हो रहे हैं, साथ ही उसने चढ़ाई कर दी जाके। उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी हमेशा के लिए, रशिया ने। देखें इशू ये है कि अब इसमें यानी वो एक्सीलेट करके वो बहुत ऊपर ले गया। ज़ेलेंस्की के मुज़ाकरात होंगे तो मैं थोड़ा सा ऊंचा बैठूंगा। अब यह है कि ये मुझे नहीं पता कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात ही होंगे ना। ये तो देखें चाइना खड़ा है बहुत पहले से, सऊदी अरब खड़ा है, इसमें जो है वो जो यूरोप के कई ममालिक, टर्की खड़ा है दरमियान में, अफ्रीकन यूनियन है कि ये दरमियान में आप जंग बंदी करवाएं। अच्छा, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे दोनों जगह, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस पोजीशन में हैं जंग बंदी के, या मतलब उनकी क्या पोजीशनिंग है दोनों तरफ। ज़ेलेंस्की ने तो कोई अच्छा जैसर उनको नहीं दिया। बहरहाल वो पहुंचा भी तो था वहाँ पे, मतलब मैं खैर ज़ेलेंस्की को इससे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दरअसल बात ये है कि ये नेटो की जो एक्सपेंशन है ये मतलब जॉर्जिया और यूक्रेन और फिर यूक्रेन और विक्टोरिया न्यूलैंड पता नहीं किधर गायब हो गई हैं, ये सारी दुनिया को उसमें डाल डूल के। तो बाइडन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सीज़फायर करवाएं यहाँ पे गज़ा के अंदर, और ये इंप्रेशन ही ना देंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात नहीं सुन रहा नेतन्याहू, और उसकी वजह से वो कभी हुती जहाज़ों पे, मतलब एक महाज देखिए ना, इसने जो गज़ा का हुआ है उसने कितने सारे फ्रंट्स और खोल दिए हैं। अच्छा कह रहे हैं फिलदर्फी कॉरिडोर पे रखे, ओ भाई इसको यहाँ पे सीज़फायर करवाएं। और होता है ना, कुछ नहीं करेगा जी हिजबुल्ला। आप लोगों के 2006-7 नहीं याद, वहाँ पर कॉन्डलीज़ा राइस बीच में इन्वॉल्व ना होती हैं और पूरा यानी कई मुल्क उस वक्त दुनिया के इन्वॉल्व ना होते तो वो जो है वो कहीं बहुत आगे बढ़ गया था। हिजबुल्ला के लोग बहुत आगे चले गए थे जिन्होंने भी वो वॉर कवर की हुई है। इशू ये है कि ये इसको ख़त्म करवाएं, और इसके नतीजे में वहाँ पर पोलियो फैल रहा है। अब उसके बाद एक बच्चे को हुआ था, उसके बाद क्या हालात हैं हमें नहीं पता, वहाँ पे क्या सिचुएशन डेवलप हुई है। और ये मंगोलिया पहुँचे हैं, मंगोलिया में इनका रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ है। मंगोलिया जो है वो जाहिर है कि उसने आईसीसी के, अब शोर मचा हुआ है कि जी उसके वारंट्स पर अमल दरामद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और उलन बतार उनका जो कैपिटल है वियतनाम, उसका मंगोलिया का दारुल-हुकूमत, वहाँ पे खूब रेड कार्पेट उनका इस्तकबाल हुआ है। मंगोलिया का जो टिल्ट है वो हमेशा, मंगोलिया जो है वो सोवियत कोल्ड वॉर के दौरान वो सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहा है हमेशा। और वो जो है वो अब वहाँ से ये जो पावर ऑफ सर्बिया 2 पाइपलाइन है, अभी तो देखिए ना नॉर्ड स्ट्रीम उड़ा दी। सीमोर हर्ष कहता है कि यही नहीं उड़ाई, कोई कहता है यूक्रेन वो बंदा भागा हुआ है, यानी उसको पोलैंड वाले तलाश कर रहे हैं, वो भाग के जो यूक्रेन में आ गया है। और वो जो यानी जिसने नॉर्ड स्ट्रीम 2 उड़ाई थी धमाके से, ये बहुत इसके मतलब इसको बस अब कहीं पीस टॉक से स्टार्ट हो, यूक्रेन के भी बड़ी इसमें गड़बड़, और लोग जो बेचारे यहाँ से यूक्रेन से जा रहे हैं, और मतलब बहुत एक यूरोप की तरफ, और वहाँ राइट विंग पार्टीज जो कि एंटी इमिग्रेंट हैं वो कैसे, मतलब ये खौमखा की जो है ना एक ये जंगें छिड़ी हैं। अब इसमें यह है कि ये जो है, अच्छा इसी में से आप देखें कि हुतीस यहाँ पे शिपिंग लेन्स ये खुलें, सारी तिजारत ख़त्म हो, वो उसके साथ ही अभी तो दुनिया मैं वही कह रहा हूँ कि दुनिया उठी थी। एक इंसान भी एक खुदा की अजब मखलूक है, अल्लाह ने अजीब मखलूक बनाई है कि इतने बड़े एक अजाब से वो निकले, और वो क्या था, ये कोविड का। और जनाब बस जैसे ही निकले, बल्कि निकले भी नहीं, कोविड के दौरान ही ये हुआ है वाक़या जो चाइना इंडिया, फिर उसके बाद ये मणिपुर, और उधर सारा ये कोविड के दिनों में ही, आखिर कोविड के दिनों में शुरू हो गए थे मामला।
फिर उसके बाद जो है वो आर्मीनिया, अज़रबैजान। तो मतलब एकदम, और जैसे कोविड, अभी इकॉनमी खड़ी नहीं हुई, अभी दुनिया ज़रा सोच रही है कि ये क्या हुआ है। और उसके साथ ही जो है वो ये आ गया है सर के ऊपर ये दो बड़ी, एक तो जाहिरियत है और दूसरी जंग है। और मुझे नहीं पता कि इसमें जैक सलिवन से क्या बात हुई है चाइना की, लेकिन ये है कि चाइना ने यकीनन मिडिल ईस्ट की इन्होंने बात की होगी, कोई ना कोई उनके साथ टीम्स बड़ी तगड़ी थी ना। निकोलस बर्न्स भी थे जो पहले जो अभी सफ़ीर हैं, वो बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं। निकोलस बर्न्स जो चाइना में सफ़ीर हैं अमेरिका के, बहुत एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं। और उसमें जो है वो अब यकीनन उसमें फ़िलिपीन जो है वो छेड़खानी कर रहा है चाइना इस वक्त, तो कोई और फ्रंट खुलना नहीं चाहिए। ताइवान तो बिल्कुल ही इस वक्त एक ऐसी पोजीशन आई है कि वो यकीनन उन्होंने तो खुल के बात की है ना कि ये हमारी रेड लाइन है, बिल्कुल इसको बिल्कुल सोचना भी ना इसको कि इसको क्रॉस करो। और अभी बहुत सारे ओपन एंडेड इश्यूज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दो जंगें, ये एक जाहिरियत और एक ये कल तक और परसों तक क्लियर हो जाएगा कि ये दोम्बास का इलाका पूरा, ये पूरा जाएगा दोम्बास। मैंने कहा था डोमिनो इफेक्ट है, मतलब ये पूरा अगर दोम्बास चला जाता है, और यहाँ पर भी आधे दोम्बास पे तो दो रियासतें उन्होंने, दो मुल्क इंडिपेंडेंट अनाउंस करके मॉस्को ने रिकग्नाइज कर ली हैं, अपना हिस्सा नहीं बनाया। दो इंडिपेंडेंट रियासतें उन्होंने अनाउंस कर दी हैं जो कि रशिया को मानती हैं। देखिए ना, ये नहीं कि रशिया ने कब्जा कर लिया उन पे, उनको इंडिपेंडेंस दिला दी। ये जो इलाका है पॉस्को को, यहाँ पे रशियन बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा रशियन बोली जाती है, ज़बान बोली जाती है। तो मसला ये है कि इनको यहाँ पर भी पता चला एक तीसरी रियासत अनाउंस हो गई, और 3 मुल्क जो है वो और शामिल हो गए, नक्शे में बन गए, जिनको जो है वो रशिया मान रहा है, बाकी दुनिया नहीं मान रही, चाइना भी मान लेगा, ये होगा। तो ये मतलब नया बस एक, आप सोचें कि एक मंजरनामा है। लेकिन हमारी दुआएं ये हैं कि अभी जो ये फाइनल एग्रीमेंट लेकर आ रहे हैं ड्राफ्ट करके, ये कोई 7वां या 8वां फाइनल एग्रीमेंट आ रहा है, और हर फाइनल एग्रीमेंट के बाद अगले फाइनल एग्रीमेंट तक कोई 2-3 हज़ार लोग और शहीद हो जाते हैं। तो अब भी अगर नेतन्याहू की बात नहीं सुन रहा, नेतन्याहू बाइडेन की बात नहीं सुन रहा, तो मेरा ख्याल है ट्रंप के मुकाबले पे फिर नेतन्याहू को ही खड़ा कर दें इलेक्शन में, ये ज़्यादा बेहतर है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।